नमस्कार साथियों, आज आप सभी का पुनः स्वागत है द पूनम भाटिया शो, जो बात बेबात की ओर से आपके सामने प्रस्तुत है। आज मैं पूनम भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हमारे साथ जुड़े हुए एक और शख्स डॉक्टर दीपक कुमार राय जी का भी शो में स्वागत करती हूँ। जी नमस्ते, स्वागत है। जी नमस्ते। वे आज हम सभी के साथ जुड़े रहेंगे, जो अपने आप में एक ख्याति नाम इतिहासकार और साहित्यकार के रूप में मौजूद हैं। आज मैं जिस शख्सियत की बात यहाँ करने जा रही हूँ, वे शख्सियत अपने आप में एक उम्दा लेखिका तो थी ही, एक क्रांतिकारी महिला भी जानी गई। वो उनके जीवन जीने का ढंग एकदम निराला था। वो हमारे बीच में उस समय आई थी जब 1942 में, जब हमारा देश आज़ादी की ओर अग्रसर था और गांधीवादी एक जो समय कहेंगे वो चल रहा था। आज हम मिलते हैं डॉक्टर प्रभा खेतान जी से। प्रभा खेतान जी का जन्म 1 नवंबर 1942 को हुआ था, इसलिए आज उनसे मिलना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका जन्म जो है वो एक बहुत संपन्न परिवार में हुआ था, पर आप देखिए कि संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनके आसपास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये संपन्नता को प्रदर्शित करती रही हो। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी और उच्च शिक्षा भी कोलकाता में ही हुई। इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो पीएचडी की उसका जो विषय रहा वह रहा ज्यापाल सात्र के अस्तित्ववाद पर। जब इनको पढ़ते हैं हम, इनके पीएचडी वाले कार्य को, इनकी जो वह पुस्तक है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है और हम सात्र के अस्तित्ववाद को एक अलग तरह से ही समझ सकते हैं। इनकी जो साहित्यिक यात्रा थी वह 12 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गई थी और सबसे पहले इन्होंने कविता इनकी छपी और वह कविता छपी सुप्रभात में। इनकी 6 कविता संग्रह हमारे सामने आए। 1981 में अपरिचित उजले आई, 1982 में सीढ़ियां चढ़ती हूं मैं आई, 1985 में एक और आकाश की खोज में, 1986 में कृष्ण धर्मा मैं आई, 1987 में हुस्न बानो और अन्य कविताएं आई और 1988 में अहिल्या आई। ये सब इनके कविता संग्रह थे। इसके अलावा इन्होंने कई गद्य भी लिखे, जिसमें सबसे पहला उपन्यास जो था इनका, आओ पेपे घर चलें, ये काफी चर्चित उपन्यास रहा इनका। और इनके बाद की जो औपन्यासिक कृतियां थी, जैसे तालाबंदी जो 1991 में आया, अग्नि संभवा 1992 में आया, एड्स आया और छिन्न मस्ता जो 1993 में था, अपने अपने चेहरे 1994 में रहा, पीली आंधी 1996 में और स्त्री पक्ष 1999 में आए। सभी उपन्यास इनके जो थे वे साहित्यिक क्षेत्र में प्रशंसित रहे। डॉक्टर प्रभा खेतान की जो सबसे अच्छी इनकी साहित्य की एक बात थी कि इसमें आप स्त्री को आराम से देख सकते हैं। स्त्री यंत्रणा को आसानी से इसमें हमने देखा और समझा है। सबसे अधिक इन्होंने बंगाली स्त्रियों के लेखन पर लेखन किया है और उसमें जो स्त्री जीवन की बारीकियां हैं उनमें झांका भी गया है और उनके सरोकारों को भी यहाँ पर रखा गया है। जब अब बात यहाँ स्त्री सरोकारों की आ रही है तो मैं चलती हूँ डॉक्टर दीपक कुमार राय की ओर कि वे अपने क्या इसमें बात रखेंगे कि एक ऐसी स्त्री जो स्त्री विमर्श पर ही लिख रही है, स्त्री पर ही लिख रही है,
या मुझे लगता है स्त्री का ही जीवन जी रही है, तो वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो मैं चलती हूँ दीपक जी की ओर। जी दीपक सर। जी जी नमस्ते सभी श्रोताओं दर्शकों का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने जैसे भूमिका रखी और जिस तरह से बातें रखी, उससे एक संपूर्ण तस्वीर बन रही है प्रभा खेतान के लेखन की। और प्रभा खेतान को जब हम उनके लेखन को पढ़ते हैं और उनके बारे में जो लिखा गया उसको भी पढ़ते हैं, उनके कुछ उपन्यास, उनकी कुछ कहानियां, और स्त्री उपेक्षिता जो उन्होंने द सेकंड सेक्स का अनुवाद किया, वो मुझे लगता है कि मैंने तो शायद सबसे पहले उनकी कोई रचना वही पढ़ी होगी, या उसके पहले एक दो कहानियां जरूर पढ़ ली थी मैंने। लेकिन वो उपन्यास, वो जो द सेकंड सेक्स, सिमोन दे बोवा का जो कृति है, वो मुझे लगता है कि वो 1949 में ही प्रकाशित हो गई थी, 50 में, 49 में शायद। उसका इन्होंने अनुवाद बहुत बाद में किया। तो प्रभा खेतान का दरअसल जो लेखन है वो हम ये कह सकते हैं बहुत प्रचलित मानकों के संदर्भों में और प्रचलित अर्थों में कि वो स्त्रीवादी लेखन है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। मैं जैसे देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि प्रभा खेतान का जो लेखन है वो स्त्रीवादी लेखन है, स्त्रियों की मुक्ति से संबंधित है, स्त्रियों के बारे में है, स्त्रियों के विभिन्न मनोस्थितियों के बारे में है। लेकिन प्रभा खेतान का जो लेखन है वो आपको आनंद देने के लिए नहीं है, साहित्य में जो सुखवाद है उसके लिए नहीं है। वो कई बार होता है ना कि कोई लेखन इस तरह से भी होता है कि आपके यौनिक आशयों को संतुष्ट कर रहा हो, और अनचाही और जिसकी बहुत जरूरत ना हो, फिर भी हम वैसी बातें और वैसी चीजें, वैसे संकेत लिखते हैं, रखते हैं, पढ़ते हैं। तो प्रभा खेतान का लेखन वैसा लेखन नहीं है। प्रभा खेतान का लेखन दरअसल न्याय की तलाश का लेखन है कि एक स्त्री को समानता कैसे मिले, समान अवसर कैसे मिले, और मुक्ति वो कैसे हासिल करे, मुक्ति उसे कैसे दी जाए, कैसे मिले, यह नहीं, मुक्ति वो हासिल कैसे करे, मुक्ति वो अर्जित कैसे करे। तो वो पुरुषों की जो दी हुई आजादी है, उस तरह की मुक्ति वो नहीं चाहती हैं। स्त्री अपनी आजादी हासिल कैसे करती है, ये उनके लेखन का मुख्य मुद्दा है, न्याय की तलाश। तो जब जब हम कहते हैं कि प्रभा खेतान न्याय की तलाश के लिए लिख रही हैं, न्याय की तलाश के लिए काम कर रही हैं, तो मैं बाद में जब बात करूंगा, उन्होंने स्त्री श्रम को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है, उस पर काफी लिखा भी है। और मुझे उनका लेखन उस संदर्भ में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर इस तरह का था कि इस विषय पर लिखने के लिए वो शायद सबसे सही व्यक्ति और अधिकारी विद्वान थी। ये जरूर है कि जो स्त्री उपेक्षिता है वो अपने आप में एक बेहतरीन कृति इसलिए भी है कि स्त्री उपेक्षिता के आने के बाद ही, हालांकि मैं कहूंगा कि द सेकंड सेक्स के आने के बाद ही हम लोगों ने समझा कि सेक्स और जेंडर कोई अलग अलग चीजें हैं। ये 1949 में जब सिमोन दे बोवा ने लिखा, तो ये एक अलग अलग बोध विकसित हुआ कि भाई सेक्स अलग मामला है और जेंडर के जब हम मामले कहते हैं तो वो अलग मामले हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इस सारे बोध से, इस सारे आंदोलन से और इस तरह के सोच से हिंदी जगत को, हिंदी साहित्य को, भारतीय वांग्मय को, भारतीय मन को, भारतीय मेधा को परिचित कराने का श्रेय प्रभा खेतान को जाता है। तो इसलिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है उनका। दूसरा यह कि एक तो अनुवाद वो बहुत अच्छा है, और उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा भी है कि मेरी कोशिश रहेगी कि इसको पढ़ के आपको मूल का आनंद मिले। हालांकि उन्होंने भी उसका जो अनुवाद किया है, तो वो अनुवाद एक तो उच्च कोटि का अनुवाद है, और लगता है कि मूल रचना है, इस तरह से अनुवाद किया गया है। और मैं सबसे उम्मीद करूंगा, चाहूंगा, रिकमेंड भी करूंगा कि प्रभा खेतान को पढ़ें, उनके अन्य उपन्यासों को पढ़ें, उनकी कहानियों को पढ़ें, पीली आंधी को पढ़ें, छिन्नमस्ता को पढ़ें, आपने जिन अन्य उनकी कृतियों का नाम लिया उन सबको पढ़ें, लेकिन स्त्री उपेक्षिता भी जरूर पढ़ें, क्योंकि ये अपने आप में हिंदी साहित्य में
एक एक युगांतरकारी कृति है, जिसको पढ़ने के बाद स्त्रियों को लेकर के, उनके मनोविज्ञान को लेकर के, उनके अस्तित्व को लेकर के, उनके सोच को लेकर के, उनके श्रम को लेकर के और उनके जेंडर इश्यूज को लेकर के पूरा बोध बदलता है। दूसरा यह कि जब हम अन्या से अनन्या की बात करते हैं, जो उनके आत्मकथात्मक उपन्यास ही कहिए, आत्मकथा कहिए उसे, इसमें उन्होंने जिस तरीके की मैं कहूं कि न्याय की तलाश, फिर मैं उसी शब्द पे आऊंगा कि न्याय की तलाश, इसमें उन्होंने जिस तरह का लेखन अपना किया है, जिस तरह से बातें रखी हैं अपनी, वो हिंदी साहित्य के लिए थोड़ा चौंकाने वाली चीजें हैं। कई बार उसकी बहुत भर्त्सना हुई कि एक बहुत बेशर्म औरत है जो अपने को चौराहे पर नंगा कर रही है, इस तरह की भी उक्तियां आई उस कृति के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि खुद को देखने का और समझने का, खुद से सवाल करने का और खुद ही उन सवालों से जूझने का जो जज्बा प्रभा खेतान ने अन्या से अनन्या में रखा है, वो विलक्षण है। वो अद्भुत रूप से तार्किक कृति है और बड़ा सुसंगत लेखन है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो दूसरा यह भी है कि चाहे आप पीली आंधी को पढ़ लें, छिन्नमस्ता पढ़ें, या उनकी अन्य बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे उन्होंने शब्दों का मसीहा साथ करके लिखा, जो उनके वैचारिक लेखन में हम उसके सांचे में रखें तो, या फिर बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ जी, ये उनका एक जो लेखन है वह भी। इन सारी चीजों के बीच एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण रही है और रेखांकित करने वाली है कि उन्होंने हर जगह कहीं भी स्त्री अस्मिता को लेकर के जो अपने सरोकार व्यक्त किए हैं या जो अपनी बातें रखी हैं, वो सबसे मोटे अक्षरों में लिखे जाने लायक है। हम उनकी किसी भी कृति को पढ़ लें, चाहे वो उनकी वैचारिक कृति हो, चाहे उनकी कोई मौलिक रचना हो, चाहे उन्होंने बाजार पर लिखा हो, श्रम पर लिखा हो, भूमंडलीकरण पर लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, तो स्त्री अस्मिता को लेकर के उनके जो गहन सरोकार थे, जो उनकी चिंताएं थी, वो बहुत वाजिब रूप से व्यक्त होती हैं। और मैं यह कहूं कि उन्होंने एक आजाद स्त्री, एक मुक्त स्त्री, एक खुद मुख्तार स्त्री, एक आत्मनिर्भर स्त्री के बारे में या इस तरह की स्त्री की कल्पना की, तो मुझे लगता है कि मैं शायद आधा आधा या कुछ कुछ सच बोल रहा हूं। संपूर्ण सच ये है कि उन्होंने एक मनुष्य की कल्पना की, उस मनुष्य की कल्पना की जो पुरुष और स्त्री के भेद को न मानते हुए एक बराबरी के दर्जे पर काम करे, और जो भेद है उनके आगे हम उस पर शायद और चर्चा कर पाए कि जो जेंडर संबंधी इश्यूज हैं या जो स्त्री श्रम को लेकर के बातें उन्होंने की हैं, या जिस स्त्री को वो चाहती हैं कि गढ़ी जाए, वैसी स्त्री वो खुद कैसे बनने की कोशिश कर रही हैं। हम अन्या से अनन्या पे और जब कुछ बात करेंगे तो उसको देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रभा खेतान का जो लेखन है वो न्याय की तलाश का, एक सुसंगत समाज का लेखन है, जिसमें स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा हो, अवसरों की समानता हो और उनके बीच तो समानता हो ही। जी जी, आप बता रहे थे सर कि उन्होंने स्त्री उपेक्षिता का अनुवाद किया था, के रूप में उसको अनुवाद किया था, जो सिमोन दो बोउआ की पुस्तक थी, द सेकंड सेक्स। ये तो उन्होंने इससे तो धूम मचाई ही मचाई थी, पर जो उनकी आत्मकथा आई, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, अन्या से अनन्या, उसकी भी उन्होंने हिंदी जगत में काफी धूम रही और आज तक भी उसकी धूम बरकरार है। जब जब जो उसको पढ़ता है तो उस पढ़ने वाले को ये लगता है कि क्या इस तरह से भी लिखा जा सकता है। डॉक्टर प्रभा खेतान को स्त्रीवादी चिंतक होने का तो गौरव प्राप्त था ही, पर इसके अलावा ये बहुत सक्रिय रूप से भी हिस्सा लेती रही जितने भी स्त्री चेतना कार्यक्रम हुए अपने समय में। उनमें इनको कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया और एकमात्र यही महिला अध्यक्ष रही जिनको इसका गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें प्रतिभाशाली महिला पुरस्कार भी मिला था और इसी के साथ साथ टॉप पर्सनालिटी अवार्ड भी मिला। ये सब ऐसे उल्लेखनीय कार्य थे कि शायद हालांकि इन सबके साथ कोई भी लेखक या रचनाकार संपूर्ण नहीं होता है, परंतु इसके बिना वो अधूरा जरूर होता है। साहित्य में जो उल्लेखनीय इनके कार्य रहे उसमें
केंद्रीय हिंदी संस्थान का महामंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार स्वयं राष्ट्रपति के हाथों इनको मिला। तो इनके कार्य तो अतुलनीय है ही, क्योंकि इन्होंने बहुत साहित्य संपादन का कार्य किया। कविता संग्रह, उपन्यास, उपन्यासिका, चिंतन, आत्मकथा, अनुवाद प्रकाशित, कई तरह के इन्होंने निबंध भी लिखे और ऐसी ऐसी पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित हुए हैं जिनका अपने आप में नाम बहुत हम ऊंचाई पर लेते हैं, जैसे धर्मयुग, हंस, जनसत्ता, कथादेश, सहारा समय, आउटलुक पत्रिका, तद्भव, दैनिक जागरण, मतलब ऐसे ऐसे हैं ये सब कि इनके लेख यहां पर भी प्रकाशित हुए। इन्होंने अपने जीते जी ही एक प्रभा खेतान फाउंडेशन की स्थापना की और उसकी वे अध्यक्षा रहीं। नारी विषयक कार्यों में ये सक्रिय रूप से भागीदारी करती रहीं। इसके साथ ही सभी को मैं बताऊं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उद्यमा भी थी, यानी कि इन्होंने एक उद्यमी के रूप में अपने आप की बहुत बड़ी पहचान बनाई। फिगरेट नामक एक महिला स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की, जो 1966 में की थी। 1976 से चमड़े और सिले सिलाए वस्त्रों का ये निर्यात करने लगी थी। इनकी कंपनी थी न्यू होराइजन लिमिटेड, जिसकी ये प्रबंध निदेशिका थी। मैं और इनकी जो भी पुस्तकें हम पढ़ते हैं उनमें तो हम सब में ही नारीवादी छवि देखते हैं, पर इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे बाजार बीच बाजार के खिलाफ और उपनिवेश में स्त्री जैसी रचनाएं जो हैं, उसमें तो खासकर ऐसी छवि इनकी बनती है जिसमें एक नारी के जो सामान्य जीवन जीती हुई वो किस तरह से अपने साथ कार्य करती है, इस तरह के पहलुओं को उन्होंने बहुत उजागर किया। सबसे बड़ा जो इन्होंने क्रांतिकारी कार्य किया वो थी अन्या से अनन्या, क्योंकि जो इनकी छवि थी बहुत सौम्य और शालीन थी और वो रही भी, परंतु जब साहित्य जगत ने इनके जीवन के अनछुए पहलुओं को देखा और उस आत्मकथा का नाम अन्या से अनन्या रहा, उसको जब उन्होंने शब्दों में पिरोया और जब उसको दुनिया ने पढ़ा तो एकदम लगा कि इतनी बारीकी, इतनी अंतर को हम देख पा रहे हैं। और उन्होंने उसको बिना किसी मतलब लाग लपेट के, जिसको मैं कहूं, लिखा। प्रभा खेतान स्त्रीवादी चिंतक तो थी ही थी, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उसमें उन्होंने देश विदेश पता नहीं कहां कहां का भ्रमण किया, और जब उन्होंने इस सब चीजों का भ्रमण किया तो उनके लिखने में, उनके बोलने में, उनके सारे कार्यों में एक नया जो अनुभव आया वो हमेशा मिलता रहा। मैं अभी आपको कुछ लाइनें पढ़कर सुनाती हूं, जिससे आपको लगेगा कि कैसे एक स्त्री जब अपने घर में होती है तो रहती है और अपने घर के बाहर होती है तब कैसी होती है। तो मैं पढ़ती हूं कुछ लाइनें। मिलाकर बात करूं, मैं तो पराये पुरुषों से आंख मिला बात नहीं कर पाती थी, नजरें झुक जाती। फन या सेक्स दोनों ही मेरे चुनाव के दायरे से बाहर थे, लेकिन मेरी शामें अकेली और बोझिल हो जाती। किसी फिरंगी ने मुझे डांस करने का निमंत्रण दिया, कह दिया मुझे नहीं आता। उसने कहा तुम कूल नहीं। सोचने लगी कूल संस्कृति किसे कहते हैं? क्या मैं कूल नहीं हूं? कूल का अर्थ चीप लगना तो नहीं। मैं नए कोड के लिए आतुर थी, कुछ ऐसा मिले जो मेरी उलझन को दूर कर सके। मैं अंध नकल नहीं करना चाहती थी, बल्कि सही परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना चाह रही थी। कुछ ऐसा जो मेरी अस्मिता को बचाए रखे। किताबों में पढ़ती, खासकर फेमिना, इव्स वीकली, और खुद से कहती हाँ ऐसे कूल लगा जाता है। व्यापारिक और सामाजिक मंचों पर ऐसे बात की जाती है, पर मैंने पाया कि सच में मेरा काम हो जाता। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा था, अपनी नजर में मेरा कद ऊंचा हो रहा था। ढेरों ऐसी छोटी मोटी बातें थी जिनके बारे में अब मुझे पता चल रहा था।
पुरुष को क्या बुरा लग सकता है और क्या अच्छा, यह भी समझ में आ रहा था। फिलिप हंसता कहता, तुम हिंदुस्तानी लड़कियां जरा सा हाथ बढ़ाते ही अपनी देह क्यों सिकोड़ लेती हो। वह कभी कंधे पर हाथ रखता तो कभी, मतलब इस तरह की जो उनकी ये बातचीत थी, मुझे इनसे, मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किस तरीके से मतलब सोच रही थी और कैसा लिख रही थी, क्योंकि अपने देश में ही नहीं, मैंने बताया कि ये विदेशों पर भी जाती थी, विदेशों में भी इन्होंने बहुत काम किया और वहां के लोगों के साथ इन्होंने किस तरीके से किया। तो ये कह रही थी कि मैं ये धीरे धीरे इन सबसे सीखा मैंने कि किस तरीके से चिन्ह जो है वो अलग होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति किस तरीके से इज्जत देता है, किस तरह से वह प्रेम करता है, किस तरह से वो मुस्कुराता है, मतलब पराये मर्दों से हाथ मिलाना कितना जरूरी है और कितना ना जरूरी है। इस तरीके के जो संदर्भ हैं वो कहती थी कि क्या ये प्रगतिशीलता है। तो इस तरह की जो उनकी बात थी वो इनके उपन्यास को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है। प्रभा खेतान जो थी वो स्वयं रूढ़िबद्ध मारवाड़ी परिवार की थी, समाज की स्त्री थी, और उन्होंने अस्मिता, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की चेतना को बेबाकी के साथ अपने उपन्यासों में और अपनी आत्मकथा में चित्रित किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभा खेतान अपने आप को प्रस्तुत करती हुई, अपने विचारों को प्रस्तुत करती हुई एक आधुनिक महिला थी। तो ये बहुत सारी चीजें जो मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, मतलब मैंने इनके बारे में जितना पढ़ा, देखा, जाना पिछले कुछ समय में, और इनकी उपन्यास मैंने पढ़े, तब मुझे ये सब बातें इनकी समझ में आई। तो मैं चाहूंगी दीपक सर आपसे जानना कि सामाजिक परिवर्तनों की जो चर्चा इन उपन्यासों में हुई है, उनमें ऐसे कौन कौन से परिवर्तन आपको लगता है कि उन्होंने उठाए हैं अपने उपन्यासों में, अपने लेखन में, या अपनी अन्य सभी रचनाओं में, जो आज भी प्रासंगिक है? जी हाँ जी, मैम ने जो कहा कि किन किन मुद्दों पे हम लोग लिखे, मतलब उन्होंने लिखा और हम लोग आज देख पाते हैं। एक छोटी सी चर्चा जो अन्या से अनन्या के बारे में करके, और मैं फिर उनके जो स्त्री श्रम को लेकर के उन्होंने काम किया, थोड़ी सी मैं बात उस पर कर लूंगा। अन्या से अनन्या को जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं, कई बार मैंने कहा ना कि उसका काफी विरोध हुआ था कि वो बहुत बेकार की कृति है, और उन्होंने अपने को एक तरीके से, एक बेशर्म औरत है जो अपने को चौराहे पर नंगा कर रही है। हालांकि उसमें उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत ईमानदारी से और बहुत बेबाकी के साथ और बहुत शालीनता के साथ भी लिखा है। जैसे एक बार डॉक्टर रामशरण जोशी, जो एक बड़े पत्रकार हैं, चर्चित नाम है, उन्होंने हंस में कुछ आलेख लिखे। आत्मस्वीकृतियां एक स्तंभ चल रहा था, तो उन आलेखों को लेकर के जब प्रभा खेतान जी से उनकी मुलाकात हुई, तो उन आलेखों को लेकर के प्रभा खेतान जी ने कहा कि उसमें जैसी भाषा आपने इस्तेमाल की है, उस तरह की स्थूल भाषा से बचा जा सकता था। और रामशरण जोशी जी ने फिर बाद में इसे प्रगतिशील वसुधा के अंक में, शायद मुझे लगता है आलेख में लिखा भी है कि पहली मुलाकात में ही मुझे लग गया था कि इस स्त्री में, इस महिला में कोई दम है, कोई बात है। और उन्होंने जिस तरीके से अपने विचारों को, अपने विश्लेषण को रखा था, वो सच में मुझे भी मुतमईन कर रहा था। यानी रामशरण जोशी जी भी उससे सहमत थे कि जैसा उन्होंने लिखा था, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, उनसे बचा जा सकता था। क्योंकि प्रभा खेतान जी को ये लगता था, और बाद में रामशरण जोशी जी ने भी इसे महसूस किया, कि इन शब्दों से बचते अगर हम, तो शायद स्त्री अस्मिता को हम थोड़ा और डिग्निटी प्रदान कर सकते थे। तो रामशरण जोशी जी ने यह कहा कि मुझे ये देखकर हैरत हुई कि कोई महिला सिर्फ लिख ही नहीं रही है, कैसे जी रही है उस जीवन को, अपने विचारों को जीती कैसे है, स्त्री अस्मिता को कितना गौरव और कितना सम्मान देती है, और अपने विचारों को कितनी बेबाकी के साथ, कितनी स्पष्टता के साथ रखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही, और यही मूल चीज है जो अन्या से अनन्या में भी हम देखते हैं। अन्या से अनन्या में दरअसल एक तो यह है कि उन्होंने अपने जो प्रेम संबंध है डॉक्टर सराफ के साथ, उसको स्वीकार किया है, लिखा है उस पर।
और कुछ कुछ चीजें जो अलग करती हैं इस तरह के संबंधों को। उन्होंने शायद शुरू में भी लिखा कि मैं उनसे आंख दिखाने गई थी और वो उन्हीं आंखों में डूब गए, कुछ इस तरह की बातें हैं, इसी तरह की पंक्तियां हैं, शब्द हैं। और फिर मुझे ये पता था कि एक विवाहित पुरुष से प्यार करने के खतरे क्या हैं, उसके सुख दुख क्या हैं, ये सारी बातें हुई। लेकिन इन चीजों पे तो कहाँ किसका बसता है और कौन कैसे जाता है। लेकिन प्रेम और संबंध के बीच में जब उसका विश्लेषण आप कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जब देख रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सराफ के लिए लिखा नहीं है ऐसे, मतलब ये मैं जो समझ पा रहा हूं, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और जैसे उन्होंने डॉक्टर सराफ के व्यक्तित्व का चित्रण किया है कि डॉक्टर सराफ के लिए जो प्रेम था वो कहीं न कहीं एक कैरियर की प्रधानता भी थी उसमें। उसके लिए उनके लिए लगता था कि प्रेम एक रोजगार है, प्रेम में भी जैसे मैं व्यवसाय में मेरी सहायता हो जाए तो यह वो प्रेम कर रहे हैं, करियर में मेरी सहायता हो जाए तो यह वो प्रेम कर रहे हैं। वो बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम में हैं, कामों की अधिकता है, तो ये एक बहाना भी उनके लिए हो सकता था। लेकिन प्रभा खेतान इससे बहुत आहत होती थी, मतलब उन्हें लगता था कि ये कहीं ना कहीं प्रेम को नहीं समझ करके अन्य चीजों की प्राथमिकता वहां अधिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक जीवन में प्रेम को लेकर के जो स्टैंड होना चाहिए, जैसे प्रभा खेतान लेती थी और लिया, वैसे सराफ कभी नहीं कर पाए, वो ले नहीं पाए उस तरीके से। प्रभा जी के यहाँ प्रेम केंद्रीय भाव है और केंद्रीय मूल्य भी है, केंद्रीय भूमिका में भी प्रेम है। डॉक्टर सराफ के यहाँ शायद ये नहीं है, क्योंकि वो 2 3 4 शायद 4 या 5 बच्चों के पिता भी थे। और जब वो प्रेम कर रहे थे, जब प्रभा जी उनके साथ प्रेम में थी, तो मुझे लगता है कि प्रभा जी की उम्र 20-25 की होगी, तो उनकी 30-40 के आसपास की उम्र होगी। और जब प्रभा जी की उम्र 50 की हुई तो शायद डॉक्टर सराफ की मृत्यु भी हो चुकी थी। वो भी बड़ा एक मार्मिक प्रसंग है। तो सराफ को लगता था कि व्यवसाय दिला देना, रोजगार दिला देना, कुछ जो ये जो पुरुष की चालबाजियां हैं प्रेम में, प्रेम से बचने के तरीके जो खोजते रहना है, वो डॉक्टर सराफ के यहाँ उनको लगता था कि। लेकिन प्रभा जी ने हमेशा इस बात पे फोकस किया अपनी पूरी रचना में कि प्रेम दरअसल एक संपर्क है, प्रेम एक संवेदना है, एक शिरकत है, भागीदारी है, साझेदारी है। और प्रेम ईमानदारी है, प्रेम पारदर्शिता है, प्रेम में करना है, प्रेम में मैंने ये कर दिया, प्रेम में मुझे रोजगार मिल गया, प्रेम में मेरी करियर में ये उन्नति हो गई, तो ये ऐसा नहीं है। हालांकि प्रभा खेतान का पूरा लेखन नैतिकताओं से, जो प्रचलित नैतिकता के और नैतिक मानकों के मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनसे मुठभेड़ का लेखन है। और सबसे बड़ी बात कि ईमानदार आत्मस्वीकृतियों का लेखन है। ऐसा नहीं है कि जब वो छिन्नमस्ता लिख रही हैं, पीली आंधी लिख रही हैं, तो वहां उन्होंने किसी तरह के अनुभव जो उनके हैं उससे कोई परहेज किया है, सिर्फ अन्या से अनन्या में ही अपनी बातें लिखी, ऐसी बात भी नहीं है। मैं जिस आलेख का जिक्र कर रहा हूं उसमें उन्होंने अपने को बहुत कोसा है कि फिर भी मैंने ये क्यों चालू किया। तो एक तो यह है कि डॉक्टर प्रभा खेतान के यहाँ प्रेम एक केंद्रीय भूमिका है, लेकिन वो करियर, रोजगार और कामों की अधिकता और व्यस्तता, ये जो डॉक्टर सराफ के यहाँ चीजें चलती थी, इससे इनको थोड़ी दिक्कत होती थी। और इस तरह को उन्होंने माना है कि शायद अगर प्रेम में आप सार्वजनिक रूप से स्टैंड नहीं ले सकते, अगर प्रेम में आप सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साझे को और एक दूसरे के साथ को स्वीकार नहीं कर सकते, तो शायद या तो फिर प्रेम ही ना करें, या फिर प्रेम करें तो ये ईमानदारी से स्वीकार करें कि भाई हम साथ हैं। तो ये जो बोल्डनेस है, या यह जो एक स्त्री का स्टैंड है, एक स्त्री की डिग्निटी है, ये अगर आहत होती है तो प्रभा खेतान वहां थोड़ी विचलित होती हैं, उनको इन चीजों से दिक्कत होती है। दूसरी यह भी है कि जो जिस आलेख का मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं असल वो आलेख मेरे सामने भी है, मैंने पहले भी इसका कई बार जिक्र किया है। ये दरअसल 2 आलेख हैं उनके, और वो दो आलेख हैं
एक तो जो आलेख है, मैंने उसको अभी मेरे सामने ही है, वो भूमंडलीकरण और स्त्री श्रम, ये मित्र नामक एक पत्रिका थी, इसमें छपा था 2003 में। इसके संपादक मिथिलेश्वर जी थे उस समय, अब तो ये पत्रिका बंद हो चुकी है। तो इस पूरे आलेख में उन्होंने स्त्री श्रम के महत्व पर बात की है। हम जब बात करते हैं स्त्रीवादी लेखन को, तो मैंने सबसे पहले कहा ना कि उनका लेखन न्याय की तलाश है। तो सिर्फ प्रेम में न्याय की तलाश नहीं, अपने प्रेमी से न्याय की तलाश नहीं, समाज में, परिवार में न्याय की तलाश नहीं, इस पूरे भूमंडल में, इस पूरे देश में, इस पूरी दुनिया में, पूरे देश में स्त्रियों को कैसी बराबरी होनी चाहिए, एक स्त्री की गरिमा क्या हो, उसका व्यक्तित्व कैसे बने, इस पर उन्होंने खूब काम किया। ये ठीक बात है कि उनका स्त्रीवादी लेखन है, और अन्य से अनन्य चूंकि इस तरह की कृति है कि उस पर ज्यादा ध्यान गया, ज्यादा चर्चा उसे मिली, ज्यादा उसकी निंदा हुई, ज्यादा उसकी प्रशंसा हुई, क्योंकि उसमें एक स्त्री अपने बारे में बहुत ईमानदारी से लिख रही है। तो कई बार ये बहुत सारे लोगों के जो अपनी कुंठाएं होती हैं उसे तुष्ट करती हुई भी लगती हैं। तो इस तरीके से भी इस तरह की चीजें वहां आई। लेकिन प्रभा खेतान का जब मैंने कहा कि वो न्याय की तलाश उनके लेखन का केंद्रीय तत्व है, तो हम जब पढ़ते हैं उनके आलेख को कि भूमंडलीकरण और स्त्री श्रम, ये 2003 में उन्होंने लिखा था, और इसके पहले 2000 में भी उन्होंने पहल पत्रिका में एक बहुत अच्छा आलेख लिखा था। पहल के 66वां अंक था शायद वो। उस आलेख का भी शीर्षक था कि क्रांति चेतना में नारी, मार्क्सवाद और नारीवाद के संश्लेषण की प्रक्रिया, कुछ इस तरह से उसका आलेख का शीर्षक था। इन दोनों आलेखों को पढ़ने के बाद, और बाद में बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ आप ये जो चीजें पढ़ रही हैं, उसमें उन्होंने स्त्री के श्रम को, स्त्री के अस्तित्व को, स्त्री के बोध को या उसकी परिस्थितियों को और उसके श्रम को और श्रम के आधार पर हुई बाजार की प्रगति को और दुनिया की प्रगति को भूमंडलीकरण के दौर में कैसे देखा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा आलेख है, लेकिन मैं कहीं कहीं से कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो एक समझ बनेगी कि वो स्त्री श्रम को और स्त्रियों के मुद्दों को देखती कैसे थी। हम जब एक स्त्री के लेखन पर बात करते हैं तो लगता है कि उसके जीवन में अगर डॉक्टर सराफ है और उसका प्रेम है तो सिर्फ वही है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर प्रभा खेतान ने 30 वर्षों से अधिक निर्यात और बिजनेस और कपड़े का काम और चमड़े से निर्मित वस्तुओं का काम किया, और पूरा मतलब जो एशिया है, यूरोप है, तमाम देशों में वो आई गई, और इतना बड़ा एक्सपोजर था उनका। जिस उदाहरण को आप पढ़ रही थी कि एक फिरंगी, फिलिप शायद नाम था उसका, उससे उस तरह का संवाद उनका चल रहा था। उन्होंने लिखा उस आलेख में कि पितृसत्तात्मक संरचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण मंदी और संक्रांति के दौरान पूंजीवाद के उन तमाम स्त्री पुरुष के श्रम विभाजन और नियत कार्य क्षेत्रों में परिवर्तन की ओर इंगित करता है। पारंपरिक आदर्श राज्य व्यवस्था, मानवीय मूल्य और श्रमिक आंदोलन का ह्रास हो, इसे ही नव पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, उपभोक्तावाद, बाजारवाद ऐसे विश्लेषणों से संबोधित किया गया, जाना गया। ऐसे अंधेरे समय में भूख, बेकारी, बेरोजगारी से तबाह होते लोग धर्म, जाति और अलगाववाद की राजनीति में फंस जाते हैं। ये वो 2003 में लिख रही थी। और 1991-92 के दौरान जब भूमंडलीकरण का दौर तेज हुआ था, तो सोचे कि मात्र 10 वर्षों में ही प्रभा खेतान ने कैसे उसके रग रेशे को, उसके तंतुओं को समझ लिया था, और लिखा कि लोग धर्म, जाति और अलगाववाद की राजनीति में फंस जाते हैं। क्योंकि ठीक उसी समय अपने यहाँ मंडल और कमंडल की राजनीति भी खूब चल रही थी, और बाबरी मस्जिद विध्वंस भी उसी समय हुआ था। उसी समय नई अर्थनीतियां भी लागू हुई थी, और अपने देश में मुक्त का पूरा आंदोलन चल रहा था। तो एक तो ये है। दूसरा कि जब हम और आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने इसी आलेख में ये जिक्र किया है कि पिछले 300 वर्षों के औद्योगिकीकरण के इतिहास का निर्विवाद सत्य यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्त्री श्रम की जरूरत केवल सामाजिक क्रांति और युद्ध के दौरान ही पड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रभा खेतान 2003 में लिख रही हैं,
उस भूमंडलीकरण के लागू हुए 10-12 साल ही बीते थे कि पिछले 300 वर्षों के औद्योगिकरण के इतिहास का निर्विवाद सत्य यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्त्री श्रम की जरूरत केवल सामाजिक क्रांति और युद्ध के दौरान ही पड़ी। यहां तक कि नक्सल आंदोलन के पश्चात स्त्रियों को वापस घर लौटने की सलाह दी गई, पारंपरिक भूमिका अपनाने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। यानी जो स्त्रियां नक्सल आंदोलन में सक्रिय थीं, जब उससे वापसी हुई उन्होंने कहा कि नहीं अब हम इसमें नहीं रहेंगे, तो उनको क्या कहा गया कि आप लोग फिर घर जाइए और अपने पारंपरिक कामों को ही करिए। यानी स्त्रियों इसी पर पूरा वो आलेख है जिसका मैं पहल का जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने उसका संदर्भ भी लिया है उसमें। फिर यह है कि अब ये मुक्ति का मामला क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें कि कल तक खेत मजदूरी करने वाली स्त्री की बेटी आज पढ़ लिख कर नौकरी में अच्छा कमा रही है या और सुनहले भविष्य का सपना देख रही है। मगर प्रगति के नाम पर इन स्त्रियों ने नैतिक आत्मबल से रहित बुर्जुआ मूल्यों को ही अपनाया। स्वाभाविक था कि वे हिंसा और यौन जनित भेदभाव का भी शिकार होती। ये बहुत बड़ी साजिश है कि जिस बाजार ने और हम जिस मुक्त स्त्री की कल्पना आज कर रहे हैं उसकी बहुत कड़ी मुखालफत प्रभा खेतान अपने लेखन में करती हैं। उन्होंने कहा कि मगर प्रगति के नाम पर, मुक्ति के नाम पर स्त्रियों ने जो उनका नैतिक आत्मबल था वो जब नहीं रहा, उनके यहां वैचारिक कोई आग्रह नहीं था, वैचारिक कोई समृद्धि नहीं थी, तो फिर वो भी उन्हीं बुर्जुआ मूल्यों को अपना रही थी जिन बुर्जुआ मूल्यों ने उन्हें अब तक दास्ता के केंद्र में रखा था, यानी दास्ता के अधीन रखा था। फिर उन्होंने कहा, मैं उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को लूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कीमत घटाने के लिए ठेकों का प्रचलन बढ़ा। ये ठेके तो बढ़े, छोटी छोटी इकाइयां भी बन गई। इन छोटी इकाइयों में स्त्रियां अधिक काम करती हैं क्योंकि उनकी श्रम की लागत कम है और साथ ही वह बच्चों की देखभाल आदि के मातृत्व छुट्टियों की सुविधा से भी वंचित की जा सकती है। तो इतना बारीक विश्लेषण जब वो कर रही हैं, एक बड़ा एक और पैराग्राफ है उसी अंक में, उसको मैं पढ़ रहा हूं कि स्त्रियां कैसे, उनको लगता है कि वो मुक्त हो रही हैं, उनको लगता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, लेकिन बाजार और ये पुरुष सत्ता कैसे उनको अपने चंगुल में फंसाए रखता है और कैसे छिछले मूल्यों को, उथले मूल्यों को और स्त्री को देह के मानकों पर रखे जाते हुए स्त्री को भी ये भ्रम होता है कि मेरी देह की प्रशंसा हो रही है तो मेरी मुक्ति हो रही है। स्त्री को भी कई बार ये भ्रम होता है कि वो अगर बाजार का आइटम बन गई तो वो मुक्त हो गई है। इसको बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि सूचना संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण केवल निर्माता क्षेत्र ही नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र में भी राष्ट्र एवं परराष्ट्र स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन घटित हुए। अपने एक उदाहरण से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी। ये प्रभा खेतान कह रही है, अमेरिका की एक निर्माता विक्रेता कंपनी से चेन्नई स्थित मेरी सिली सिलाए वस्त्रों की फैक्ट्री से संबंधित है। श्रमिक संख्या कुल 500 है, इसमें 450 महिलाएं हैं। इन महिलाओं की औसत आयु 18 से 30 वर्ष की। फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर इत्यादि पर इनका काम चलता है और एक सौदागर एक ही साथ अमेरिका में बैठा हुआ इजिप्ट में, श्रीलंका में, बंगलोर में, तमिलनाडु में, बांग्लादेश में, चीन में, ताइवान में, वियतनाम में, इन सारी इकाइयों में 190 फैक्ट्रियों को नियंत्रित कर रहा है। वो वहां सैंपल बनाया जाता है, डिजाइन बना जाता है और तब उसको ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर दिया जाता है ताइवान और चीन को, और वहां अमेरिकन स्टोर से ऑर्डर है, बटन का ऑर्डर है, लेस का ऑर्डर है, मैचिंग के धागे का ऑर्डर है, हांगकांग की कंपनी को, फिर सुविधा, दाम, उत्पादन इत्यादि ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन स्थानीय छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं वहां जो प्रतियोगिता झेलनी पड़ती है सस्ते श्रम की, वहां क्या होता है, वहां स्त्रियों की नियुक्ति होती है क्योंकि स्त्रियां सस्ते में श्रम करती हैं। और कई बार इन्होंने कहा कि जो श्रमजीवी महिलाएं हैं उनके लिए भी जो यूनियन है वो एक पुरुष सत्ता का ही काम करती है। और श्रीलंका की उन्होंने एक उदाहरण दिया कि श्रीलंका की ट्रेड यूनियन शोधकर्ता रोहिणी हैंसमैन जब स्त्री श्रम के प्रसंग में लिखती हैं तो उन्होंने लिखा
कि इसमें संदेह नहीं कि नई तकनीक ने स्त्री के लिए नई नौकरियां निर्मित की हैं, विशेषकर कंप्यूटर के क्षेत्र में। पर यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है कि कंप्यूटर उद्योग में प्रवेश करने वाली स्त्रियां आज की स्त्रियां हैं जो अभी अभी पढ़ लिख कर निकली हैं। ये स्त्रियां पारंपरिक उद्योगों से निकली हुई नहीं है। दूसरे, ये स्त्रियां असंगठित कामगार हैं, जबकि जो मंदी के कारण नौकरी से निकाली गई स्त्रियां हैं वो संगठित कामगार हैं। और उनको करना क्या था, क्यों लिया गया इनको? क्योंकि एक स्त्री अगर टेलीफोन अटेंड कर रही है, एक स्त्री अगर काउंटर पे बैठी हुई है, एक स्त्री अगर सेल्स गर्ल के रूप में काम कर रही है, एक स्त्री अगर टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम कर रही है, तो उससे बात करने के लिए, उसे देखने के लिए एक एक स्त्री की मैं एक और किताब का जिक्र करूं, अभय कुमार दुबे जी ने उसे लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि स्त्रियों का वेतन किस आधार पर तय होता है। स्त्रियों का वेतन इस आधार पर तय होता है कि वो कितने कम कपड़े पहनने के लिए राजी हैं, सेल्स गर्ल बनने के लिए राजी हैं। तो अगर घुटने से नीचे तक के कपड़े हैं तो उसे कम वेतन मिलेगा, घुटने से ऊपर वो कपड़े पहनती है तो उसे अधिक वेतन मिलेगा, और स्त्री को लगता है कि वो मुक्त हो रही है। दरअसल यह जो पुरुष और बाजार का जो खेल है, इन्होंने कहा कि मेरे ही जो जहां उन्होंने कहा कि 500 स्त्रियां काम करती हैं, 500 श्रमिक काम करते हैं, जिसमें 450 स्त्रियां हैं, वहां पर भी इनके जो मैनेजर्स थे उन्होंने इनसे कहा कि मैडम लड़कियों को रखिए, वे शांति से रहेंगी। मैं यह स्वीकारती हूं कि देश में नौकरशाही भी लेन देन में, विशेषकर 2 नंबर के लेन देन में पुरुष कर्मचारी के साथ ज्यादा सहज होती है। तो सोचिए कि प्रभा खेतान जैसी सचेत, सहज और मैं कहूं कि प्रबुद्ध महिला, इन सारी चीजों को लेकर के आंदोलनी महिला, जब इस तरह की चीजों को अपने ही यहां देख रही है, तो किस तरह के अन्य जगहों पे क्या स्थितियां होंगी और कैसे चल रहा होगा। अधिकतर स्त्रियां अब तक जो तकनीकी कामों में लगी हुई हैं, उनको तो और दिक्कतें हैं। तो हम जब प्रभा खेतान के लेखन को देखें, तो प्रभा खेतान के लेखन में ये जो वैचारिक पक्ष है उनका, कि उन्होंने स्त्रियों के श्रम को, बाजार को, भूमंडलीकरण को और स्त्रियों की मुक्ति को कितनी बारीकी से और अपने अनुभवों के साथ लिखा है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने फिर एक और जिक्र किया हार्टमैन का, जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है। हार्टमैन ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में स्त्री कभी अभी अपनी अधीनस्थ स्थिति से मुक्त नहीं हो सकती, चाहे वो धन जितना भी कमा ले, पर वह औरत के लिए नहीं है। मालिक वर्ग कई कारणों से स्त्री श्रमिकों को ही रोजगार पर नहीं रखता है। हार्टमैन का ये अध्ययन है। उन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण और बाजार के इस दौर में स्त्री चाहे जितना पैसा कमा ले, कभी भी वो अधीनस्थता से मुक्त नहीं हो सकती। तो प्रभा खेतान के लेखन का एक पहलू यह भी था जो अभी मैं रख रहा था। जी, आप कंटिन्यू करें। जी सर, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और इन उद्धरणों को पढ़ने के बाद और ज्यादा इसकी प्रामाणिकता हो जाती है। जैसा अभी सर ने कहा, तो मैं इनके बचपन पे चलती हूँ, जहां से हम समझेंगे कि कहाँ उनमें इतनी क्षमता आई, इतनी शक्ति आई कि वो ये सब कर पाई हैं। प्रभा खेतान का जन्म जो है वो कलकत्ता में हुआ था और 1 नवंबर 1942 में हुआ था। सबसे बड़ी बात जो इनके परिवार की रही कि वह बहुत ही सनाढ़, मतलब बहुत ही बड़े परिवार में थी वो। धनाढ़ परिवार था बहुत, और मारवाड़ी परिवार था, और उद्योगपति थे इनके पिता। इनके पिता जो थे लादूराम जी खेतान, वो अपने आप में बहुत नामी गिरामी व्यक्ति थे, इसलिए इनके परिवार में कहीं कोई समस्या नहीं थी। परंतु ज्यादा जहां समस्या आई वो थी संकीर्णतावादी हिंदू सनातनी परिवार था पूरा। 5 भाई बहन थे ये, उसमें ये छोटी थी, बेटी 5वीं संतान ही थी। हालांकि इनमें कोई कमी नहीं थी, पर इनका रंग बहुत दबा हुआ सा इनकी माता को लगता था, काली हैं, बहुत सांवली हैं। तो इनकी पिता की तो लाडली बेटी थी ये, परंतु माँ की तरफ से इनको बहुत ज्यादा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। वो हमेशा मतलब इनको प्रेम नहीं करती थी माँ, ऐसा ये मानती थी, और माँ के ना प्रेम कर पाने की वजह वो अपने उसमें तलाशती रहती थी।
और उसी की चिढ़ उन्होंने आगे भी शायद निकाली है, ऐसा भी माना जाता है। क्योंकि उनके पिता का साया बहुत जल्दी उनके ऊपर से हट गया था। माता जो थी वो इतना इनके हिसाब से प्यार नहीं करती थी, तो इनके अंदर एक जो दबी हुई भावनाओं का विकास है वो अधिक हो गया था। ये अपनी जो दाई थी, काम वाली माँ होती हैं जो इनको संभालती थी, उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। इनका एक उपन्यास आया, आओ पेपे घर चले। ये इनका प्रथम उपन्यास था और यह भी जो विश्व की स्त्री का सच बयान करता हुआ पहला जान पड़ता था। इस उपन्यास के में जो पेपे है वो एक मतलब कुत्ता है जिसके बारे में ये लिखी गई है। अपने अपने चेहरे एक और इनका उपन्यास था, उसमें भी इन्होंने अपनी जमीन तलाशती हुई स्त्री की कहानी है। जब जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे तो बहुत ज्यादा ये भी लग रहा था कि ये लेखिका अपने ही जीवन को हर रचना में उकेर रही हैं, कहीं शुरू तो कहीं मध्य तो कहीं अंत। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो छिन्नमस्ता की भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की एक स्त्री के बारे में बताया गया है जो अपने आप को कहीं ना कहीं तलाश रही है या अपने आप को। छिन्नमस्ता का एक अंश पढ़ के आपको सुनाती हूं। मैंने दुख झेला है, पीड़ा और त्रासदी में झुलसी हूं। जिस दिन मैंने त्रासदी को ही अपने होने की शर्त समझ लिया, उसी दिन उस स्वीकृति के बाद मैंने खुद को एक बड़ी गैर जरूरी लड़ाई से बचा लिया। खुद के प्रति यह मेरा समर्पण था। सारे जुल्मों के सामने सलीब पर लटकते मैंने पाया कि मैं अब पूरी तरह जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। स्मृतियां हल्के से मेरे कंधों पर हाथ रखती हैं और मेरे सामने मेरा मैं खड़ा होता है, पूरे का पूरा साबुत। मैं बिल्कुल शांत और निर्विकार। पिछली यादें लौट आती है। इसी तरीके से जब हम स्त्री उपेक्षिता की बात करते हैं, जो अपने आप में एक अनुवादित संग्रह है, तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब वो खुद कहती हैं कि महिलाओं की आजादी स्त्री के पर्स से शुरू होती है, ऐसा उसमें उन्होंने कहा। मसलन कभी सोचा कि क्या आज की लड़कियों के लिए जो जीन्स पैंट आती है वो या उनकी जेब इतनी छोटी क्यों होती है? क्यों बसों का बायां किनारा ही महिलाओं के लिए रिजर्व होता है? कभी सुना है कि हमारी सभ्यता या संस्कृति में पुरुषों के लिए भी कोई उपवास है? ऐसा ही वो अपनी माँ को कहती थी कि मैं ये शादी नामक जो संस्था है, विवाह नामक संस्था को नकारती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है इस तरह की बात। 2008 में उनकी मृत्यु हुई जब उनको दिल का दौरा पड़ा। स्टंट भी डल गए थे, परंतु ऐसा हुआ कि वो शायद स्टंट नहीं झेल पाई और एक कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। 66 वर्ष की डॉक्टर खेतान अविवाहित थी और 18 सितंबर 2008 को उनकी मृत्यु हुई। मैं चाहूंगी कि सर अगर आप अपनी बात उसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़िए। जी बिल्कुल, कोई और नई बात उसमें ऐड करने को नहीं है। बातें आपने काफी रखीली हैं और समय भी हम लोगों का हो रहा है। पीली आंधी जिस उपन्यास का जिक्र हम लोगों ने किया, आपने भी किया, उसके बारे में अरुण माहेश्वरी जी का एक ब्लॉग में पढ़ रहा था कहीं, उसमें उन्होंने लिखा कि पीली आंधी मारवाड़ी समाज पर लिखा गया उपन्यास है। तो कई बार लोगों ने बड़ा ब्लेम किया कि आपने मारवाड़ी समाज की प्रतिष्ठा गिरा दी। तो अरुण माहेश्वरी जी ने ब्लॉग में लिखा कि शायद ये गलती थी प्रभा खेतान जी की, और इस गलती को अलका सरावगी ने बाद में ठीक किया, कली कथा वाया वाई पास लिख करके उपन्यास। तो इस तरह के भी साहित्य में काफी डिबेट्स है और काफी चर्चाएं हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रभा जी का लेखन है वो कहीं से भी ये नहीं है कि हम किसी खास तरीके को या खास चीज को लेकर के ये कहें कि इन्होंने इसी पर लिखा, केवल इसी पर लिखा केवल, और जैसे ही हम कहते हैं कि अच्छा ये तो किसी महिला का लेखन होगा, इसे तो किसी महिला ने लिखा होगा, तो इस तरह की कोई बात उनके लेखन को देख करके नहीं आती या नहीं समझ में आती, या हम नहीं कह सकते कि मतलब ये कैसा लेखन है और
इसे क्यों हम कहते हैं कि ये महिला द्वारा ही लिखा गया होगा। तो वो एक टिपिकल जो हम संदर्भ लेते हैं, आशय लेते हैं कि महिलाएं तो ऐसे ही लिखती हैं, महिलाएं तो ये बोलती हैं, महिलाएं तो उनके जीवन में तो यही सारी चीजें हैं। तो एक तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभा खेतान का लेखन हिंदी साहित्य का बहुत उत्कृष्ट लेखन है, और हम उसे स्त्री लेखन या पुरुष लेखन या स्त्रीवादी लेखन या पुरुषवादी लेखन, इन सब के ढांचों में बांध के अध्ययन के लिहाज से देख सकते हैं, क्योंकि वहां स्त्रियों के मुद्दे बहुत खुल करके आए हैं। लेकिन एक तार्किकता जो है उनके समस्त लेखन में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चाहे वो अपने अन्य से अनन्या लिख रही हैं तब हो, या वो छिन्नमस्ता लिख रही हो तब हो, यानी कोई भी लेखन उनका हो तो उन्होंने उसे बहुत तार्किक तौर पे रैशनल के साथ लिखने की कोशिश की है। और जो उनको पुरस्कार या सम्मान या जो भी आपने भी जिक्र भी किया उन सबका, तो ये सारे पुरस्कार सम्मान इसलिए तो थे ही कि उनका लेखन उच्च कोटि का था, लेकिन जनता ने जो प्यार उन्हें दिया, जनता ने जो सम्मान उन्होंने दिया, और हंस में जब उनकी वो आत्मकथा छप रही थी अन्या से अनन्या, उस समय भी लोगों ने उसे बहुत चाव से पढ़ा। हालांकि उस समय भी उनको गालियां मिल रही थी उसे लेकर के, लेकिन प्रभा खेतान भी डिगी नहीं, और उसके संपादक राजेंद्र यादव जी भी नहीं डिगे। उन्होंने भी छापा उसे, उस पूरी सीरीज को। तो साहित्य की ये संस्कृति है। लेकिन इन सब के बावजूद और इन सब के साथ मैं कहूं कि स्त्रियों के संसार को देखना हो समग्रता में, तो प्रभा खेतान जी को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। स्त्रियों के मन को देखना हो, उनके तन के बारे में उनके जो शारीरिक कष्ट हैं, दुख हैं जो झेलती हैं, वो देखना हो, जो मानसिक उत्पीड़न झेलती हैं उसको देखना हो, या जो कार्य क्षेत्र है उनके, जो दुनिया है, जो संसार है, यानी स्त्रियों की पूरी दुनिया, स्त्रियों का संसार अगर देखना हो तो हम प्रभा खेतान के जीवन से, उनके संघर्षों से देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। धरातल से शुरू किए गए अपने जीवन को खुले आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जो प्रभा जी ने साहस किया, उन्होंने जो अपने अंदर क्षमता विकसित की, जो एक आत्मविश्वास विकसित किया, उसको हम किसी पुरस्कार से या सम्मान से तो हम नहीं नवाज सकते हैं। पर आज एक छोटी सी उनके लिए श्रद्धांजलि, एक आज उनको याद किया हमने, नमन उनको, ऐसी शख्सियत को जिन्होंने साहित्य को एक ऊंचाई पर पहुंचाया और स्त्री को मुझे लगता है एक सम्मान पूर्वक जो दर्जा दिया वो उनकी देन है। तो उनको मेरी ओर से, जहां भी वो हैं आज, उनको मेरी ओर से नमन और श्रद्धांजलि। और मैं पुनः बात बेबात चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो एक इस तरह का मंच लेकर आए हैं जहां पर हम साहित्यकारों को याद कर रहे हैं और उनकी रचनाओं के द्वारा इस लेखन जगत में जो जो कार्य हुए हैं उनको भी हम याद कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय इस शो के लिए निकाला। जी बिल्कुल, शुक्रिया। और तो ठीक है, आज की बात हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर अगले एपिसोड में कभी और किसी और पे चर्चा कर लेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू।